हेलो आदित्य, मैं शिखा। शिखा ने फोन पर अपनी आवाज कुछ तेज करते हुए कहा। सुन रहे हो ना? हाँ बोलो शिखा। आदित्य का आवाज बुझा बुझा सा लगा शिखा को। कुछ विचलित हो गई वो अपने आप को संयमित करते हुए उसने कहा, आदित्य मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि आज माँ का जन्मदिन है। अच्छा सुनो, मैं माँ के लिए एक साड़ी लेकर दफ्तर से सीधे वहीं चली जाऊंगी। तुम भी ऑफिस से वहीं आ जाना कुछ देर के लिए, माँ को अच्छा लगेगा, ठीक है ना? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य सुन रहे हो ना? हाँ शिखा, बोलती जाओ। मैं सोच रही थी आज रात माँ के पास ही रुक जाऊं। जब पापा थे तब कितने उत्साह से माँ का जन्मदिन मनाते थे। आज वो बेहद अकेलापन महसूस करेंगी, ठीक है ना आदित्य? मैं चली जाऊं ना? जैसा ठीक समझो तुम। आदित्य की आवाज में एक खींच का आभास हुआ। सहम सी गई शिखा। शायद बुरा लग रहा है आदित्य को, पर माँ के दर्द को नजरअंदाज करना शिखा के लिए संभव नहीं था। निवेदन भरे स्वर में पूछ बैठी, आदित्य मैं माँ के लिए एक साड़ी खरीद लूँ ना? खरीद लो, कहते हुए फोन रख दिया आदित्य ने। शिखा को महसूस हुआ जैसे फोन रखा नहीं बल्कि पटका गया हो। शिखा के हृदय को धक्का सा लगा। जी तो चाह रहा था कि एक बार फिर से फोन करके आदित्य की सही मनोस्थिति का अंदाजा लगाए, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माँ के मामले में आदित्य के बेरुखीपन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। 1 महीने के दौरे के बाद आज सुबह ही तो लौटा है आदित्य। पर सुबह कितना खुश था वो। दरवाजा खोलते ही शिखा को गोद में उठा लिया था। बहुत हल्की लग रही हो शिखा, मेरी याद में दुबली हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, सुधा देख लेगी। देखने दो, पत्नी हो मेरी, शर्म नहीं आती छोटी बहन के सामने? शर्माऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा डार्लिंग। शिखा को नीचे उतारते हुए आदित्य ने शरारत भरे मूड में कहा, आज तुम बिल्कुल लड्डू जैसी लग रही हो, दूर रहना वरना खा जाऊंगा। तभी सुधा के आने की आहट हुई और शिखा दूर खिसक गई। भैया मुंबई से मेरे लिए ड्रेस लाए? सुधा ने पूछा और शिखा रसोई की ओर चली गई। फोन पर बात करते हुए सुबह की शरारत और उल्लास का अंश मात्र भी नहीं था आदित्य के स्वर में। शिखा को लगा वो अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाएगी, इसलिए उठकर तेजी से बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। वहां दीवार से सिर टिकाकर सिसक पड़ी। वो कितना प्यार करती है वो आदित्य को। पिछले 1 महीने तक आदित्य की याद में कितना तड़पती रही है वो। और एक आदित्य है कि इतनी निष्ठुरता से जवाब दे रहा था। माँ क्या आदित्य के लिए कुछ भी नहीं? जब भी आदित्य की माँ आती है शिखा जी जान से उनकी सेवा करती है, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती। आदित्य को भी तो माँ की भावनाओं को समझना चाहिए। फोन पटकने के पहले एक बार भी यह ख्याल नहीं आया उसे कि पिताजी के गए अभी साल भर भी नहीं हुआ है। माँ कितना तनहा महसूस कर रही होगी। आदित्य के अप्रत्याशित व्यवहार को याद कर शिखा की सिसकी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने से शिखा ने पलटकर देखा। मधु थी। आज माँ का जन्मदिन है मधु। तुझे तो पता है कि पापा माँ का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज पापा नहीं है। माँ बहुत रोएगी। मैं सोच रही थी आज दफ्तर से सीधे माँ के पास चली जाऊँ, आज वहीं रहूँ। आदित्य से इजाज़त लेने के लिए फ़ोन किया तो उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। आदित्य आ गया? हाँ, आज सवेरे, आंसू पोंछते हुए शिखा ने कहा। बुद्धू कहीं की पगली, क्या तू पुरुषों की आकांक्षा नहीं समझती? आज आदित्य 1 महीने के बाद दौरे से लौटा है और तू रात माँ के साथ बिताना चाहती है। मधु मैं भी आदित्य के लिए बहुत तड़पी हूँ, पर आज के लिए माँ को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। शिखा तू यही गलत कर रही है। अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम आदित्य की पत्नी हो। बेटी बने रहने के अपने दायरे से बाहर निकलो। शादी के बाद लड़की का घर उसके पति का घर होता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि पापा की मृत्यु के बाद तुम माँ के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हो। माँ के लिए तुम्हारे इस तरह चिंतित रहने से आदित्य स्वयं को उपेक्षित सा महसूस करेगा। समझने की कोशिश करो शिखा, ये पति भी बच्चे से कम नहीं होते। शिखा कुछ न कह सकी। सच ही तो कह रही थी मधु, पर माँ की इकलौती बेटी होने के कारण माँ के लिए उसका चिंतित रहना स्वाभाविक भी तो है। पापा के बाद से माँ न अपने खाने पीने का ध्यान रखती है न स्वास्थ्य का। दिन भर में जैसे तैसे एक बार पकाती है, खाती है बस। आदित्य शिखा की व्यथा को समझता है। कई बार उसने शिखा से कहा भी कि माँ को अपने पास रख ले, पर माँ माने तब ना। बेटी के घर हमेशा के लिए रहना उनकी नज़रों में सही नहीं है। पर आज माँ के लिए आदित्य के शब्दों में कोई सहानुभूति तक नजर नहीं आई। प्यार तो दूर की बात है। शायद मधु ठीक ही कह रही थी। आदित्य इन 1 महीने की दूरी को आज समाप्त कर देना चाहता है। उनकी शादी को 1-2 साल ही तो हुए हैं। इन 2 सालों में पहली बार दोनों एक दूसरे से दूर रहे थे। शिखा भी आदित्य के बगैर उदास रहती थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। शिखा को आदित्य के लिए वियोगाग्रस्त देखकर चुलबुली सुधा छिड़कानी कर बैठती। भाभी भैया नहीं है तो उसकी सजा क्या मुझ गरीब को दोगी? तुम्हारी तो भूख मारी गई है, पर मेरा क्या होगा? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। शिखा बेमन से खाना बनाने को उठने लगी तो सुधा उसे सोफे पर बिठाते हुए बड़ी गंभीरता से बोली थी, भाभी तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो भैया पर गुस्सा आ रहा है, जो तुम्हें विरह की आग में झोंक कर चले गए।
तुम बैठो, खाना मैं पकाती हूँ। शिखा का हृदय भर आया था। सुधा की चुलबुलाहट भी उसके होठों पर हंसी नहीं बिखेर सकी। आज आदित्य के लौटते ही हृदय की धड़कनें जवां हो उठी थी। शिखा की तो इच्छा ही नहीं थी दफ्तर जाने की। वो पूरा दिन आदित्य के साथ बिताना चाहती थी, पर आदित्य के लिए जाना जरूरी था। विवशता भरे स्वर में उसने स्पष्ट किया था, शिखा आज जाना जरूरी है। वहाँ से जो ऑर्डर लाया हूँ वो आज ही बॉस को हैंड ओवर करने हैं। तुम्हें तो पता ही है कि बॉस कितने सख्त हैं। आज नहीं गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर से निकलते हुए आदित्य की नज़र बगीचे में खिले गुलाब के फूल पर पड़ी, जो उसके बगीचे में पहली बार खिले थे। शिखा, इन्हें देखा तुमने? हाँ, पिछले 3-4 रोज से देख रही थी, कल ही आज खिल गई। कितने सुंदर है न ये फूल। हाँ शिखा, उनमें से एक फूल को चूमता हुआ आदित्य बोला, आज रात में इन फूलों से अपनी सेज सजाऊंगा। आदित्य पुनः शरारत पर उतर आया था। शिखा ने अपने गुलाबी हो उठे चेहरे को हथेली से ढक लिया था। तब शिखा भी तो आदित्य की आकांक्षा में पूर्ण रूपेण सहभागिनी थी, पर अचानक माँ के जन्मदिन की याद आते ही जैसे उसका हृदय दो भागों में बट गया था। दफ्तर में किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। कभी वो आदित्य को लेकर चिंतित होती, कभी माँ को लेकर। पिछले 1 महीने में जब आदित्य नहीं था, एक भी दिन शिखा माँ से मिलने नहीं जा सकी। दिन भर ऑफिस के बाद शाम को सुधा को अकेले छोड़कर जाना संभव नहीं था। सुधा अपनी माँ से काफ़ी दूर भाभी भैया के पास रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को शिखा नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। पर आज मन की व्याकुलता निरंतर बढ़ती जा रही थी। शिखा, क्या सोच रही हो? पास आकर मधु ने झकझोरते हुए पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मधु। एक तरफ आदित्य की आकांक्षा और दूसरी तरफ माँ का अकेलापन। निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। मुझे तो समझाना था, समझा दिया। सोचती हूँ आज माँ के पास ना जाऊँ। आदित्य को हर्ट करना ठीक नहीं होगा। हाँ शिखा, आज तुम्हारे माँ के पास न जाने से आदित्य तुमसे और ज़्यादा इम्प्रेस होगा। वो तो ठीक है मधु, पर तुम माँ की चिंता मत करो। तुम कहो तो माँ के पास मैं चली जाऊंगी और माँ को सारी स्थिति भी समझा दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। शिखा आश्वस्त होते हुए बोली, मैं कल परसों माँ से मिलने चली आऊंगी। ठीक है, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। शिखा के दुविधाग्रस्त मन को कुछ राहत मिली। पूरी स्थिति का पता चलने के बाद माँ भी शिखा के निर्णय से सहमत हो गई। यह बात शिखा जानती ही है। शिखा की सारी भावनाएं अब माँ से हटकर आदित्य के साथ हो गई। आदित्य को सरप्राइज देने के ख्याल से शिखा जरा जल्दी ही दफ्तर से निकल गई। जब भी आदित्य दफ्तर से लौटता तब शिखा हमेशा रसोई में ही रहती, पर आज वो पहले आदित्य के लिए उसका मनपसंद खाना बनाएगी और फिर तैयार होकर उसके आने का इंतजार करेगी। आज वो आदित्य को अपने स्नेह से सराबोर कर देना चाहती थी। घर पहुंचकर रसोई तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, पर आदित्य के इंतजार की घड़ियां बहुत भारी लग रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे स्थिर हो गई थी। शिखा बरामदे में आकर टहलने लगी। गुलाब के फूलों की सुगंध वातावरण में भर गई थी। हल्की सी रोशनी में खिले हुए गुलाब के फूल जैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर रिझाए जा रहे थे। शिखा को आदित्य द्वारा सुबह कही गई बात याद आते ही पुनः लाल हो उठा शिखा का चेहरा। गुलाब के पौधे के पास जाकर शिखा ने चूम लिया उस फूल को जिसे सुबह बड़ी शरारत से आदित्य ने चूमा था। भाभी, अचानक सुधा की आवाज़ सुन चौंक पड़ी शिखा। मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अब भैया क्यों लेट हो रहे हैं पता नहीं। भाभी, सुधा ने गौर से शिखा को देखते हुए कहा, आज बहुत प्यारी लग रही हो। शिखा के हृदय में उल्लास भर गया। आज इन शब्द को आदित्य के मुंह से बार बार सुनने की ललक भर गई उसके हृदय में। सुधा खाना खाकर सोने चली गई थी। 9 बज चुके थे, पर आदित्य अब तक नहीं लौटा था। अब शिखा के इंतजार में विरह एवं भय का समावेश होने लगा था। कहीं शिखा के घर पर न होने की बात से आहत हो, वो किसी गलत जगह न चला गया हो। कहीं स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए उसने शराब का सहारा लिया तो वह तो बर्बाद ही हो जाएगी। शिखा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। एक अप्रत्याशित आघात के एहसास से वो लगभग थर थर कांपने लगी। भय से वो सोफे पर दुबक कर बैठ गई। घड़ी की टिक टिक कानों में जैसे हथौड़ी सा प्रहार कर रही थी। अचानक कॉल बेल की आवाज़ से शिखा का हृदय पुनः एक बार जोरों से धड़का। कदम थरथराने लगे थे। जैसे तैसे शिखा ने दरवाज़ा खोला तो सामने आदित्य था, बिल्कुल सामान्य मुस्कुराता हुआ। उसका आदित्य। इतनी देर क्यों हो गई? रुआसी होती हुई पूछ बैठी शिखा। माँ के पास गया था। तुम तो कह रही थी कि दफ्तर से सीधे वहीं जाओगी, साड़ी ले जाओगी, फिर क्या हो गया? माँ के पास बैठा, मैं काफ़ी देर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम नहीं आई, तो फिर तुम्हारी ड्यूटी मुझे करनी पड़ी। माँ को ज़बरदस्ती होटल ले गया, वहीं खाना खिलाया और घर छोड़कर अभी चला आ रहा हूँ, इसीलिए लेट हो गया। पर तुम क्यों नहीं गई? माँ क्या सोचती होगी? शिखा कुछ भी नहीं कह पाई। चुपचाप आदित्य को, उसकी सादगी को, उसकी निश्चलता को देख देख निहाल होती रही थी। शिखा, मैं माँ के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर गया। सोचा तुम तो साड़ी लेकर आ रही हो, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। आदित्य, मैं जाना तो चाहती थी, पर फिर लगा तुम इतने दिनों के बाद लौटे हो और गुलाब के फूल भी तो हमारा इंतजार कर रहे थे।
आदित्य के सीने में मुँह छुपाती हुई शिखा भराए स्वर में बोली, "पगली, माँ का जन्मदिन क्या रोज़-रोज़ आता है? और जहाँ तक इन फूलों का सवाल है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि खुशबू हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होगी?" आदित्य ने शिखा के चेहरे को हथेली में लेते हुए पूछा। तो शिखा सोचती रह गई कि आदित्य की निश्चलता पर पूर्ण रूपेण विश्वास क्यों नहीं कर पाई वो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब